अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 6 हमारे कोर्स में नहीं है, तो आज हम 7th चैप्टर हिस्ट्री का 7th चैप्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 31, लेसन नंबर 7 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता क्या है। जैसे कि जो हमारा इसका नाम है चैप्टर का, तो जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सभी साथ में मिलकर कॉपरेट करें, तभी ब्रिटिश अपना रूल इंडिया में अच्छे से चला सकती थी। पर ब्रिटिशर्स के जो मूवमेंट्स थे उनके अगेंस्ट इंडियन ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी और उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर दिया। इंडियंस को ये समझ में आ गया था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर टिक नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने जितने भी उनके रूल्स थे उन सभी को मानने से इनकार कर दिया, उनके खिलाफ जाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया। इसी को हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, जो कि उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश रूल अप्लाई करते थे तो इंडियंस उनके अगेंस्ट हो गए और उनके रूल को मानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इंडियंस का ऐसा मानना था कि यदि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वह इंडिया में रूल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया था और इसी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम इस चैप्टर में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Take out page number 31, lesson number 7, non-cooperation movement. In the Indian national movement, the period from 1920 to 1947 is known as the Gandhian era. तो देखिए 1920 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है उसको हम लोग गांधीयन ईरा के नाम से जानते हैं। इस टाइम पीरियड में गांधी जी ने बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए हम इसको गांधीयन ईरा के नाम से जानते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक इन 1920, द रेंज ऑफ नेशनल मूवमेंट वेंट इनटू द हैंड ऑफ महात्मा गांधी। लोकमान्य तिलक की डेथ के बाद में 1920 में, उसके बाद में जितना भी राजकाल जो चल रहा था वो किसके हाथों में आ गया? महात्मा गांधी जी के हाथों में आ गया। ही गेव अ न्यू डायरेक्शन इन द फ्रीडम मूवमेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। तो जब आपको सभी को पता होगा जो गांधी जी थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और सत्य की राह पर ही वो चलने के लोगों को इंसिस्ट करते थे। तो जब उनके हाथ में बागडोर आ गई तो उन्होंने अब लोगों को जो फ्रीडम मूवमेंट था उसको नई दिशा दी और उनके जो प्रिंसिपल्स थे क्या थे? ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। यानी ट्रुथ यानी सच्चाई के रास्ते पर चलना है, नॉन वायलेंस यानी कि झगड़ा मारपीट नहीं करना है, एंड सत्याग्रह सत्य का आग्रह, सत्य का इसको हम लोग मीनिंग देखते हैं, सत्य का आग्रह लोगों को करने के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस्ड लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव। तो जब महात्मा गांधी के हाथों में ये लीडरशिप थी इसकी फ्रीडम मूवमेंट की, तो ये नेशनल मूवमेंट जो था बहुत ही व्यापक हो गया। लोग एक के बाद एक जुड़ते चले गए और लोगों को ये सब बहुत पसंद आने लगा। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा इन द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। और ये एक नई शुरुआत हुई फ्रीडम मूवमेंट की इंडिया में। अब देखिए आगे क्या क्या मूवमेंट्स हुए नॉन कॉपरेशन के, वो हम आगे पढ़ेंगे। रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रोल था। ठीक है, तो ये जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए उस टाइम पीरियड की बात है। देखते हैं इसमें क्या किया था उन्होंने। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893। गांधी जी कुछ लीगल वर्क के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। कब? 1893 में। साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। साउथ अफ्रीका किसकी कॉलोनी है? ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी थी। मैनी इंडियंस हैड सेटल्ड देयर फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड सच अदर वर्क। उस वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस थे जो कि सेटल हो चुके थे, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ ट्रेड करने के लिए और कुछ अदर वर्क के लिए। द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल एंड ह्यूमिलेटेड एट ऑल द टाइम। तो वहाँ पर इंडियंस लोगों की क्या पोजीशन थी? इंडियंस लोगों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको हमेशा नीचा दिखाया जाता था। इन 1906 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट it was compulsory for the blacks to carry on आइडेंटिटी कार्ड एंड देयर फ्रीडम वॉज रिस्ट्रिक्टेड एज वेल। तो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था, कहाँ पर? ब्रिटिश वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, कि जितने भी इंडियंस हैं
उनको कंपलसरी अपने आइडेंटिटी पहन कर रखना है और उनको हर जगह जाने की परमिशन नहीं थी। काफ़ी जगह जाने की उनको रोक लगा दी गई थी, इसलिए उनको बोला गया था कि आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड पहन कर रखें ताकि पता चल जाए ये इंडियंस हैं। तो उनको सब जगह जाने की परमिशन नहीं थी और इंडियंस लोगों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि आपको ये काम नहीं करना, यहाँ नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर द पीपल। तो गांधी जी ने जब ये सब देखा तो उनको ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगी और उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया वहाँ पर, जो उनके इंडियंस लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा था, और जस्टिस दिलाने के लिए उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह छेड़ दिया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं टॉपिक, गांधी जी अराइव्स इन इंडिया। अब उसके बाद साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया वापस आए हैं उसके बाद क्या हुआ है वो देखते हैं। ऑन 9 जनवरी 1950 गांधी जी रिटर्न इन टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कब वो रिटर्न लौटे हैं? 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी इंडिया वापस साउथ अफ्रीका से रिटर्न लौटे हैं। एज सजेस्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले ही मेड अ टूर ऑफ द एंटायर नेशन। उसके बाद यहाँ पर जब गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने गांधी जी को बोला, अब आप तुम साउथ अफ्रीका से इंडिया तो आ गए हो, अब अपने इंडिया के अंदर पूरा एक राउंड लगा कर आओ, इंडिया के कई देशों में इंडिया के कई शहरों में तुम जाकर आओ, एक टूर लगाओ और उससे तुम्हें अपने देश की स्थिति पता चलेगी कि तुम्हारा देश कैसा है। ही बिकेम सैड लुकिंग एट द मिजरी एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। अब जब उन्होंने पूरे एंटायर नेशन का चक्कर लगाया तब उन्होंने ये देखा कि हमारे देश में लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है, कितनी बुरी स्थिति है लोगों की, कितनी गरीबी है हमारे देश में। ही टुक अप द वॉ ऑफ सर्विस ऑफ द नेशन, वो यानी प्रतिज्ञा। तो उन्होंने जब ये सब देखा तो उन्हें बहुत ख़राब लगा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अब अपने देश में ही रहूँगा और अपने देश की सेवा करूँगा। ही स्टेड एट द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। उसके बाद वो अहमदाबाद में गए और वहाँ पर जो साबरमती आश्रम है वहाँ उन्होंने रुकने का सोच लिया कि मैं यहीं रुकूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। ही फॉलोड अ न्यू टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। और उन्होंने नई नई तकनीक्स फॉलो किया सत्याग्रह की और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, जो कॉमन पीपल है उनको न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। सबसे पहले आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह होता क्या है। ठीक है, तो फिर इसके पीछे क्या फिलोसफी है। गांधी जी ब्रॉड इन अ नोवेल टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। अब गांधी जी ने नई नई टेक्निक्स और सत्याग्रह की लोगों के सामने, जो ये नेशनल मूवमेंट था उसके लिए उन्होंने नई नई टेक्निक्स करना स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्ट ऑफ ट्रुथ। सत्याग्रह यानी कि देखिए सत्याग्रह को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य का आग्रह करना, लोगों से इंसिस्ट करना कि हमें सत्य ही बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें असत्य का साथ नहीं लेना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह इज थ्रू patience and satyagraha, an unjust person is made aware of truth and justice and also bring transformation in the view। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था सत्याग्रह का वो क्या था कि पेशेंस, धैर्य के साथ में हमें सत्याग्रह का पालन करना है और जो बुरा आदमी है हमें उसके साथ भी जस्टिस करना है, उसके साथ भी हमें सत्य की राह पर चलना है, उसके साथ भी हमें प्यार से बात करना है। तो जो बुरा आदमी है अगर हम उसको साथ भी अच्छे से व्यवहार करेंगे तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो भी सत्य के रास्ते पर चलेगा, न्याय के रास्ते पर चलेगा और ऐसा उसके जो व्यूज़ हैं, जो उसके विचार हैं वो भी बदल जाएंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज़ वायलेंस एंड अनट्रुथ मीन्स वॉज द टेक्निक्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी का ऐसा मानना था जो आदमी सत्य के रास्ते पर चलता है कभी भी वायलेंस नहीं करता, यानी कभी भी मारपीट नहीं करता और कभी भी गलत बात नहीं करता है। और गांधी जी का यही उपदेश थे कि हमें कभी भी सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ना है, वायलेंस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। Later, not only in India but in many parts of world people adopted the path of सत्याग्रह to fight against injustice। अब देखिए गांधी जी के इस सत्याग्रह के जो रास्ते पर वो चले थे उससे ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के कई शहरों में कई लोगों ने इतना उनको सत्याग्रह का ये रास्ता अच्छा लगा कि उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, सत्याग्रह का जो रास्ता था उसको अडॉप्ट किया एंड टू फाइट अगेंस्ट जस्टिस, और न्याय दिलाने के लिए लोगों को ये इसका रास्ता अपनाना शुरू किया। गांधी जी पाथ ऑफ सत्याग्रह
मेड ऑन इम्पैक्ट ऑन मार्टिन लूथर किंग हु वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द राइट टू द ब्लैक इन अमेरिका। तो इसके जो सत्याग्रह का रास्ता है वो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए गांधी जी के इस सत्याग्रह के रास्ते पर जो था उस बहुत ही प्रभावित हुए। और उस वक्त वो अमेरिका में जो ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनके अधिकार के लिए वो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने गांधी जी का यही सत्याग्रह का रास्ता ही अपनाना शुरू किया। एज वेल एज नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी गांधी जी का सत्याग्रह का रास्ता अपनाना शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंपारण सत्याग्रह। देखते हैं इसमें क्या है। In Bihar, the farmers of Champaran region were forced to cultivate indigo. बिहार में देखिए जो फार्मर्स थे उनको जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये बोला कि आपको यहाँ पर जो फार्मर्स लोग थे, किसान लोग थे, उनको बोला आपको सिर्फ अपने एरिया में जो आपके खेत हैं वहाँ पर सिर्फ इंडिगो फसल ही आपको क्रॉप करनी है, उगानी है, आप दूसरी फसल वहाँ पर उगा नहीं सकते। ये उनके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया और उन्होंने बोला हम इंडिगो फसल खरीदेंगे, लेकिन उसका उन्होंने बहुत ही लो प्राइस उनको देना उन्होंने निश्चित किया था। तो द कल्टिवेटर्स ऑफ सफ़र इकोनॉमिकली सिंस दे रिसीव्ड फिक्स अमाउंट फ्रॉम द प्लांटर। तो वो मतलब मजबूर हो गए थे कि सिर्फ वो इंडिगो फसल ही उगा सकते हैं और उनको बहुत ही कम अमाउंट दिया जाता था उसको प्लांटर्स को उसको उगाने के लिए। तो गांधी जी को जब ये पता चला, जब गांधी जी वहाँ पर गए चंपारण में 1970 में, तो गांधी जी को जब ये पता चला तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो अपने किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज द फार्मर इन चंपारण एंड लॉन्च्ड एजिटेशन बाय फॉलोइंग द वे ऑफ सत्याग्रह। तब उन्होंने जितने भी फार्मर्स थे उन सभी को इकट्ठा किया और एक आंदोलन शुरू कर दिया सत्याग्रह का उनके अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया बिकम सक्सेसफुल एंड द फार्मर्स वर गिवन जस्टिस। ये गांधी जी की फर्स्ट वॉर थी इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए इन इंडिया में एंड बिकेम सक्सेस, जो कि सक्सेसफुल हुई और फार्मर्स को उनका न्याय मिला और उनको छूट मिल गई कि वो जो भी चाहे वो फसल उगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए खेड़ा सत्याग्रह। ड्यू टू कॉन्स्टेंट फेमाइन इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात द क्रॉप हैड फेल्ड। अब फेमाइन मालूम है आपको क्या होता है, अकाल पड़ जाए यानी बारिश नहीं होना या ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होना। उस टाइम पीरियड में क्या होता है, जो भी हमारी फसल उगती है खेत में वो बर्बाद हो जाती है। खेतों के लिए हमको प्रॉपर सही टाइम पे सही पानी चाहिए। अगर कम पानी आएगा तो भी फसल बर्बाद हो जाएगी, पानी ज़्यादा आएगा, बाढ़ आ जाएगी तो भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो उस टाइम पे वही हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। स्टिल लैंड टैक्स वॉज फोर्सिबली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि आपकी फसल हो या नहीं हो, आपकी फसल बर्बाद हो गई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स तो लैंड टैक्स जो है वो पे करना ही पड़ेगा। तो गांधी जी सजेस्टेड दैट द फार्मर्स शुड रिफ्यूज़ टू पे द टैक्स। अब गांधी जी को जब ये पता लगा तो उन्होंने जो फार्मर्स थे उनको बोल दिया कि तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए मना कर दो कि हम टैक्स पे नहीं कर सकते हैं। द फार्मर्स बिगिन टू मूवमेंट फॉर स्केयरिंग अप टैक्स एंड एट खेड़ा इन 1918। तो जो फार्मर्स थे वो भी इस मूवमेंट में आगे आए और वो इस टैक्स से छुटकारा पाना चाहते थे। फिर क्या हुआ, गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट। तो उनकी जो मूवमेंट था उसकी लीडरशिप उन्होंने एक्सेप्ट किया गांधी जी ने और वो सत्याग्रह फिर उन्होंने स्टार्ट किया। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स। अब जब ये गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया तो इसमें भी गांधी जी को जीत मिली और गवर्नमेंट ने जो टैक्स था उसको रोक दिया और उसको बंद कर दिया। वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद, ये इनका नेक्स्ट देखिए इसमें टॉपिक में इन्होंने क्या किया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज ग्रेट इन्फ्लेशन। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद में बहुत इन्फ्लेशन की स्थिति हमारे देश में हो गई। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति की दर कहते हैं। इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन परचेसिंग वैल्यू, जिसमें कि देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। इन्फ्लेशन में रिड्यूस इन वैल्यू ऑफ मनी, यानी जो मनी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। अब एक टाइम पीरियड में देखिए जब नॉर्मल कंडीशन होती है उस टाइम पीरियड में हम 1 किलो आलू 1 kg जो पोटैटो है वो हम 20 रुपीज़ में ख़रीदते हैं। आफ्टर इन्फ्लेशन क्या होता है, वही पोटैटो 1 kg पोटैटो हम 30 रुपीज़ में ख़रीदते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे उसके कारण हैं, फसल बर्बाद हो गई तो वही जो
चीज़ें हैं वही हमको ज़्यादा रेट में मिल रही है। जो हम पहले 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में खरीदते थे, बाद में हमें 40-50 रुपीज़ में हमको उतना ही चीज़ें खरीदने को मिल रही हैं। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। मिल वर्कर्स डिमांडेड फॉर राइज इन सैलरी। उस टाइम पीरियड में जो मिल वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी सैलरी बढ़े, बट द मिल ओनर्स रिजेक्टेड दिस डिमांड। जो मिल ओनर थे वो उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि रिफ्लेशन की स्थिति आ गई थी। एज पर गांधी जी एडवाइस द वर्कर्स वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। तो गांधी जी ने एडवाइस किया उन वर्कर्स को कि आप लोग हंगर स्ट्राइक पर चले जाए। हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल, है ना। तो फाइनली द मिल ओनर हैड टू बैक ऑफ एंड द सैलरी ऑफ वर्कर्स वॉज इंक्रीज। अब जब ये इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया लोगों ने, तो फाइनली जो मिल के ओनर्स थे उन्होंने उनको वापस बुलाया और उनको सैलरी बढ़ाकर उनको वर्कर्स को देना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए सत्याग्रह अगेंस्ट रॉयल एक्ट। तो अब ये क्या है? इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियंस हैड हेल्प्ड द ब्रिटिश। द इंडियंस felt that after the World War is over, there will be a system of government for taking decision for well-being of the Indians। अब देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके बाद इंडियंस लोगों ने बहुत ब्रिटिश लोगों की हेल्प करी। उन्होंने क्यों हेल्प करी? वो इंडियंस ने ये सोचा कि वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो ऐसा डिसीजन लेगा, इंडियंस लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचेगा, उनके भले के बारे में सोचेगा और उनके लिए ही बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें करेगा। देयर वॉज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग द इंडियन रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग प्राइजेस एंड टैक्सेस। लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में इंडियंस ने देखा कि बहुत सारी उन्होंने टैक्स लगा दिए, बहुत सारी चीज़ों के प्राइजेस बढ़ा दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो यह सब देख के इंडियंस लोगों को बहुत ही निराशा हुई और उनके अंदर एक गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। टू सप्रेस दिस डिसकंटेंट एंड टू सजेस्ट मेजर अबाउट इट, अ कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर सर सिडनी रॉयल्ट। According to recommendation of this committee, a new law was passed without considering the opposition of Indian member in Central Legislative Assembly on 17 March 1990। तो क्या हुआ? अब जो लोगों के अंदर इतना गुस्सा भड़क गया और इतना वो हो गया, अब वो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए वो सोचते थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद देखिए एक कमेटी अब क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक कमेटी अपॉइंट की अंडर द सर सिडनी रॉयल्ट अकॉर्डिंग द। तो एक वो थे लीडर थे, तो सर सिडनी रॉयल्ट उनका नाम था, वो उसके हेड थे। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, और उस कमेटी के अनुसार क्या हुआ, न्यू लॉ पास किए गए। उस न्यू लॉ में क्या था, पार्लियामेंट के मेंबर बना दिया गया उन्होंने 17 मार्च 1990 को। दिस लॉ केम टू बी नोन एज रॉयल एक्ट। तो इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? रॉयल एक्ट के नाम से जानते हैं। दिस एक्ट गेव द राइट टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी विदाउट एनी वारंट और इम्प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल। तो ये जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था, उनको क्या क्या राइट मिले हुए थे गवर्नमेंट को कि वो किसी को भी किसी भी समय बिना नोटिस दिए, बिना वारंट दिए किसी को भी उसको जेल में बंद कर सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस की। एंड अपील वॉज प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द पनिशमेंट गिवन थ्रू दिस एक्ट। और जब किसी को जेल में बंद कर देते हैं तो उसको कोई भी निवेदन नहीं कर सकता है उसको छुड़ाने के लिए, और उसको कोई भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। दी इंडियंस कॉल्ड दिस एक्ट एज ब्लैक एक्ट। जो इंडियंस थे उन्होंने इस एक्ट को किस नाम से बुलाया? ब्लैक एक्ट के नाम से बुलाया। अ टाइड ऑफ एंगर, और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा बढ़ गया उन्होंने इंडियन अगेंस्ट दिस एक्ट। तो इंडियंस जो थे वो इस एक्ट को खिलाफ थे और उनके मन में बहुत गुस्सा भड़क गया था। गांधी जी लॉन्च्ड अ सत्याग्रह अगेंस्ट इट। अब गांधी जी को भी बहुत ख़राब लगा कि इन्होंने ऐसा एक्ट बना दिया है, तो गांधी जी ने भी एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया इस एक्ट के खिलाफ। On 6th April 1990, he appealed to the Indians to follow हड़ताल all over India against this act। अब गांधी जी ने लोगों को बोल दिया कि इस एक्ट के खिलाफ आप लोग हड़ताल शुरू कर दीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस अपील ऑन अ लार्ज स्केल। अब गांधी जी ने और उनके जितने भी फॉलो करने वाले लोग थे पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, उन्होंने हड़ताल स्टार्ट कर दिया बहुत बड़े स्केल में। ठीक है, उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग मैस्कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आपने पहले सुना भी होगा, बहुत फेमस था। और इसमें देखिए आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जलियांवाला बाग मैस्कर, मैस्कर यानी हत्याकांड।
जलियांवाला बाग, वहाँ पर एक बाग है जिसका नाम था जलियांवाला बाग, और वहाँ पर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, वो देखते हैं अभी। द मूवमेंट दैट अराउज्ड अगेंस्ट रॉयल एक्ट टुक ओवर ऑफ फेयर्स फ्रॉम प्रोविंसेस ऑफ पंजाब। तो देखिए ये जो मूवमेंट था, जो हमने अभी बताया आपको रॉयल एक्ट, इसके खिलाफ जो लोगों गांधी जी ने बोला था कि सत्याग्रह करना है, वो बहुत बड़े स्केल में हो गया था। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ही डर गई थी इससे, उसने उसको सोचा कि अब हमें कैसे इनको तोड़ना चाहिए। तो वो देखिए अब इन्होंने क्या किया है, वो देखिए आगे। तो रॉयल एक्ट टुक ओवर ऑफिस फ्रॉम प्रोविंसेस ऑफ पंजाब। तो जब ये पंजाब तक पहुंचा ये सारा इनका आंदोलन, तब देखिए वहाँ पर क्या हुआ। अमृतसर बिकेम द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। तो जो मूवमेंट था वो उसका जो मेन सेंटर था वो अमृतसर में हो गया था। द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द स्पेट ऑफ सप्रेशन। तो अब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना जो ये था कि इसको अब हमें रोकना चाहिए, तो उन्होंने इसको आगे बढ़ने से किस टाइप से रोकें वो इन्होंने सोचा। और अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया, देखिए गांधी जी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब। अब गांधी जी, उनको मालूम था गांधी जी इसके लीडर है, तो गांधी जी को हमको कहीं पे भी आना जाने का रोक लगा दिया उन्होंने, ताकि ये मूवमेंट ज़्यादा आगे तक ना चल पाए। तो गांधी जी को जो पंजाब का जो प्रोविंसेस था, क्षेत्र थे, वहाँ पर आने से साफ मनाही कर दी गई, उनको रोक लगा दिया गया। जनरल डायर इश्यू ऑर्डर टू बैन ऑन पब्लिक मीटिंग्स इन अमृतसर। अब उनको पता था कि पंजाब में ही इसका मेन सेंटर बनता जा रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने अमृतसर में लोगों की पब्लिक मीटिंग यानी लोगों का इकट्ठा होना, किसी भी तरीके से चर्चा करना, वो सब मना कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक सत्यपाल एंड डॉक्टर किचेलू वर अरेस्टेड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन अमृतसर हड़ताल केस। अब देखिए जो मेन लीडर थे इस सत्याग्रह के कौन थे, डॉक्टर सतपाल एंड किचेलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया। और क्योंकि इनका इस हड़ताल केस में जो इनका मूवमेंट था उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था, तो इन दोनों लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट कर लिया एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। और अब इसका विरोध जो चल रहा था ऑन 13 अप्रैल 1919 को, ऑन बैसाखी डे। आपको पता है बैसाखी सिंधी ये सरदार लोगों का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो इस डे को देखिए, बैसाखी डे को द पीपल ऑफ अमृतसर असेंबल्ड एट द प्लेस नेम्ड जलियांवाला बाग। तो ये सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, अमृतसर में इकट्ठे होते थे और जलियांवाला बाग में। जनरल डायर अराइव्ड विद आर्म्ड फोर्स, और वहाँ पर उस दिन भी सभी लोग वहाँ पर जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठे हुए। जनरल डायर जो ब्रिटिश लोगों का जो लीडर था, उनको पता चला कि वहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसने कुछ प्लान किया हुआ था, तो वो पूरी आर्म फोर्स के साथ वहाँ पर गया, अपनी आर्मी फोर्स के साथ में वहाँ पर गया। और द प्लेस was enclosure from all sides and had only one small gate। तो वहाँ पे जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर सिर्फ एक ही गेट था, और बहुत बड़ा वहाँ पे बाग था और चारों तरफ से वो बंद था, सिर्फ वहाँ पर एक ही गेट था। जनरल डायर पोजिशन हिज आर्मी एंड क्लोज डाउन द ओनली गेट। अब उसने क्या किया, अपने जो जलियांवाला बाग के चारों तरफ अपनी आर्मी फोर्स को फैला दिया, और जो एक सिंगल गेट था उसके सामने जाके वो आर्मी फोर्स के साथ खुद जाकर खड़ा हो गया। विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिफिकेशन टू द डिसआर्म इनोसेंट पीपल, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू फायर। अब देखिए क्या हुआ, उसने बिना किसी प्रायर नोटिस के, कि भाई बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के उन्होंने जो वहाँ पर इनोसेंट जनता थी उसके ऊपर उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि वो फायर करना स्टार्ट कर दे। 1660 राउंड्स हैड बीन फायर्ड। तो देखिए जो उनकी आर्मी थी उन्होंने 1660 बुलेट्स फायरिंग किया, चलाया, उन्होंने गोली चलाई। द आर्मी कंटिन्यूड फायरिंग अंटिल द एम्यूनेशन वॉज ओवर। जब तक कि पूरा गोला बारूद उनका ख़त्म नहीं हो गया तब तक उन्होंने कंटिन्यू वो लोग फायरिंग करते रहे। इन दिस मैसेकर अबाउट 400 पीपल इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन वर किल्ड। तो देखिए इस कत्लेआम, मैसेकर मतलब कत्लेआम जो हुआ, वहाँ पे 400 लोग इंक्लूडिंग उसमें मैन भी थे, वुमेन भी थे और बच्चे भी थे, वो सभी उसमें मारे गए। मैनी पीपल वर वाउंडेड। तो बहुत सारे लोग घायल भी हुए उसमें। आफ्टर फायरिंग, अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे लोग घायल थे तो उनको मालूम था जैसे ही जो घायल लोग हैं इनको
ये लोग हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, आफ्टर फायरिंग जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, अनाउंस्ड एंड हैज़ इमीडिएट ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड कुड नॉट टू बी मेड अवेलेबल। तो उन्होंने कर्फ्यू क्यों लगा दिया, ताकि जितने भी घायल लोग हैं उनको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ना ले जाया जाए और वो भी उसमें उनकी भी डेथ हो जाए। In entire Punjab, military law was enforced and many were sent to the jail the government। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरे एंटायर पंजाब में मिलिट्री लॉ लगा दिया और बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। जनरल माइकल ओडायर गवर्नर ऑफ पंजाब, उस टाइम पीरियड में माइकल ऑफ डायर गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट का हेड था, जनरल था, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर, और वही रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे कत्लेआम का। ऑल ओवर इंडिया देयर वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी इसका विरोध हो रहा था, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मैसेकर, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अवे द टाइटल ऑफ सर बेस्टोन ऑन हिज बाय हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखिए ये सब जब हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी वही चल रहा था, सब जगह उनको मारामारी चल रही थी। इस सत्याग्रह के जो इनका मूवमेंट था उसके खिलाफ जो लोग जा रहे थे उनको इसी तरीके से उन लोगों ने कत्लेआम स्टार्ट कर दिया था। तो जब यह बात रविंद्रनाथ टैगोर को पता चली तो उन्हें बहुत ख़राब लगा, और जो ब्रिटिश लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी थी सर की, तो उनको बहुत ख़राब लगा और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी जो सर की उपाधि थी वो, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सर की उनको उपाधि मिली हुई थी वो उन्होंने उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया। लेटर इंडियंस डिमांडेड फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मैसेकर। उसके बाद जब ये कत्लेआम हुआ उसके बाद जो इंडियंस थे उन्होंने डिमांड किया कि ये जो हत्याकांड है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द हंटर कमीशन। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने एक हंटर कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमेटी जिसका नाम था हंटर कमीशन फॉर इंक्वायरी द जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें कि हंटर कमीशन ये इंक्वायरी करती थी कि जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, आज के लिए नेक्स्ट हमारे पीरियड में हम खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा लेसन आप अच्छे से रीड करिए, पूरा जितना मैंने कराया है पूरा लेसन, ताकि नेक्स्ट पीरियड में जब मैं आगे का कंटिन्यू कराऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।